वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात करी थी गॉस लॉ से इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज कंडक्टर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग कंडक्टर की बात हमने करी थी और वो दो हम निकाल चुके थे। अब हम चलेंगे इसके आगे और अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। देखो, जब लाइन चार्ज थी, लंबा चार्ज था, तब क्या था? तब हमारे पास लॉन्ग चार्ज में लैम्डा था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसमें क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसमें हमने शीट लेनी है, एक शीट जिसकी डायमेंशन बहुत ज्यादा है, थिकनेस नहीं है, पतली थिकनेस की शीट है, हमने उसको लेना है और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये लीजिए, ये उसकी वैल्यू है। आइए ये देखिए, हमने शीट बना दी सिग्मा की। अब इसमें हमने एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर को इसके अंदर डाल दिया, जो गॉसियन सरफेस। मैंने आपको पहले भी बताया है, गॉसियन सरफेस हमेशा हाइपोथेटिकल होता है, रियल भी हो सकता है पर हाइपोथेटिकल भी चलेगा। तो हमने हाइपोथेटिकल एक सिलेंडर बना दिया जो आधा शीट के अंदर कर दिया, एक तरफ आधा शीट के दूसरी तरफ कर दिया। और अब देख सकते हैं इसमें एरिया वेक्टर बनाएंगे हम सबका, और इलेक्ट्रिकल फील्ड सब जगह निकालेंगे, और E और ds को गॉस लॉ से निकालेंगे, और उसके बाद गॉस लॉ से फ्लक्स निकालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए, हमने इसको बनाया आपके सामने। अब देखो, एरिया वेक्टर जो दोनों साइड्स का है वो तो हमारा क्या आ गया? E के साथ पैरेलल, देख सकते हैं आप, E और A, और साइड का मतलब टॉप का सरफेस उन दोनों सिलेंडर्स का। लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया है उसकी भी तरफ बात करें, ये देखो उसका एरिया परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 आ गया, और ये फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो पिछले केस में आपको याद होगा क्या था? टॉप और बॉटम ने फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं किया था। इस केस में टॉप और बॉटम कर रहे हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया ने कंट्रीब्यूट नहीं करना। फर्क इतना ही है। आइए, अब हमने एक सिमेट्रिकल सिलेंडर लगाया जिसका एरिया A है। अब कर्व्ड सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स, इस बारे में हम अभी अभी बात कर चुके हैं कि इस कर्व्ड सरफेस एरिया से कंट्रीब्यूशन फ्लक्स का नहीं होगा। अब हम इसका इस सिलेंडर का क्लोज सरफेस एरिया निकालने वाले हैं, E डॉट da। अब यहां ध्यान देना, हम क्योंकि E डॉट da क्लोज सरफेस एरिया का निकालने वाले हैं, तो हमने इसको सिर्फ E डॉट da वाला हिस्सा लिया है जो बच गया है, कर्व वाला हटा दिया, इसलिए क्लोज को हटा दिया। अब दोनों साइड का E da cos 0, क्योंकि आपने अभी अभी देखा दोनों साइडों पर E का और ds के बीच का एंगल हमारे पास 0 आ रहा है, तो cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो E da cos 0। अब सिमेट्री से हमने क्या किया? जो सिलेंडर लिया था उसके R एक साइड पर और R दूसरे साइड पर, मतलब 2R सिलेंडर की लेंथ है, तो दोनों साइडों पर RR निकलेगा। इसका मतलब लॉजिकली हम क्या कह सकते हैं कि दोनों की दोनों साइडों पर इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो बराबर होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर लिया है हमने, डिस्टेंस बराबर होने के कारण, तो अब हमने क्या किया? उसकी वैल्यू भी सेम ले ली, तो E को हमने बाहर ले लिया। अब हर साइड का एरिया A है तो उसको निकाला, तो E इंटू 2A बन गया। अब ये कहीं पर एरिया पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, कहीं मैंने A लिख लिया क्योंकि पर्पस हमारा A से सॉल्व हो जाएगा, तो E इंटू 2A हमने कर दिया। अब आगे चलिए, अब ये फ्लक्स आ गया, अब यूज करना हमने गॉस लॉ। तो गॉस ने क्या बताया था? गॉस ने ये कहा था कि ये फ्लक्स किसके बराबर होगा? ये फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू एरिया का, जो आपने फ्लक्स निकाला उससे। तो फ्लक्स आपने क्या निकाला? E इंटू 2A इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q मुझे कौन सा निकालना है? ध्यान रखना, ये Q मेरा वो वाला है जो उस शीट के अंदर क्रॉस करता है जो सिलेंडर को क्रॉस करती है, मतलब सिलेंडर में जितना चार्ज है। अब इसमें A एरिया है और आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास सिग्मा है, तो उससे हमारा चार्ज आ जाएगा। सिग्मा क्या है? Q बाय A।
इससे क्यू क्या बन गया, सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए टोटल चार्ज आ गया, और दिस चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ई इंटू 2a के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वो हम फ्लक्स से निकाल चुके हैं। अब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो E इंटू 2a इज सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने ए कैंसिल कर दिया, आपके पास E की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आ चुकी है, जो एक सिंगल शीट से आपने निकाली है। पतली शीट है, पॉजिटिव चार्ज की। आप देख सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी हालत में, ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी हालत में डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। याद कीजिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ड्यू टू डाइपोल, वो भी शॉर्ट डाइपोल, प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू शीट इज नॉट डिपेंडिंग एट ऑल ऑन डिस्टेंस। तो ये समझ गए आप, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब आगे चलते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर, जिसमें अब हमने निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है। देखो इंसुलेटिंग से क्या मतलब होगा, मैंने आपको हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। कंडक्टर होगा तो सारा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो हमने एक चार्ज लिया जो पूरे हिस्से में फैला हुआ है। हम बात करते हैं इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, मतलब चार्ज अंदर भी है और बाहर भी। मतलब अंदर का मतलब पूरे अंदर के पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ चार्ज है, सिर्फ सरफेस पर नहीं है। अब आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। आउटसाइड और इनसाइड उस स्फीयर के। आओ ये हम पहले बात करते हैं। ये हमने एक स्फीयर लिया जो ए रेडियस का है, और इसके अंदर देखिए चार्ज क्यू है। अब वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, एक तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तभी तो हमने बोला यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमें इसके ऊपर काम करना है। अब अगेन इसका हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, जिसकी लेंथ r है, जिसका रेडियस r है, और वो स्फीयर ही बनेगा। आपको पता है स्फीयर के ऊपर तो स्फीयर ही डाला जाएगा और कुछ नहीं जा सकता। अब हमने क्या किया, इसका निकालने की कोशिश करी। अब इसमें वही जो आपने पॉइंट चार्ज के टाइम किया था, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया, ये दोनों के दोनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी, इसीलिए ईडीएस cos 0 बन जाएगा। अब हमने इसमें फिर वही काम किया, क्योंकि सेंटर से देखिए सारा डिस्टेंस r है, इसका मतलब हर पॉइंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हमने उसको बाहर ले लिया E को, और इंटीग्रल ऑफ ds कर दिया, और ds आपको पता है 4πr² होगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई E इंटू 4πr²। ये फ्लक्स आया है। अब हमने गॉस का यूज करके आगे चलना है। अब गॉस ने क्या बताया, ये किसके बराबर है, जो इसमें टोटल चार्ज है। अब देखो चार्ज इसमें कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन टोटल चार्ज तो क्यू है। तो हम करेंगे इसमें फाई इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहां आपको फिर याद कराऊं, क्योंकि हमारे देखो फाई तो इसका ई इंटू 4πr² होगा, मतलब सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन, लेकिन फाई ई इंटू 4πr² हम इस केस में इसके ले रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फाई तो हमारा इतना ही होता, लेकिन जो आपने अभी डेरिवेशन करी है ई इंटू डी ए वाली, वो गलत होती, क्योंकि ई आप कॉमन नहीं ले सकते थे बाहर। हम ई बाहर ले सके क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए यूनिफॉर्म में इसको इक्वल कर दिया, और आपके पास वैल्यू देखिए क्या आ गई, ई इक्वल टू 4πε0r²। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जिस समय आप चेक करना चाहते हो, जिस समय आप चेक करना चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी है, उस समय इस बात को ध्यान रखो कि E इंटू ये एज इट इज उतना ही है जितना अगर सेंटर के ऊपर चार्ज रखा होता और r दूरी पर आप निकालते। मतलब जिस समय आप स्फीयर के बाहर चले गए तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, उसको ध्यान रखिएगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, अगर चार्ज आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज सेंटर पर मान लो और r दूरी पर निकाल लो, या चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ स्फीयर है और उसके सेंटर से r दूरी पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। क्लियर हुआ आपको? अब आगे देखिए,
अब हमारे पास करना उसके अंदर वाला सिस्टम। ये देखिए, अब हमने गॉसियन सरफेस इसके अंदर बनाया, तो देखो शुरुआत वाली चीज तो देखो वही की वही रहेगी, ई डी एस कॉस जीरो बन जाएगा, आप ई बाहर ले लोगे और ई इंटू 4πr² आ जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि लेकिन फर्क कहां आ गया, फर्क यहां पर आ गया कि आपके पास चार्ज इसमें पूरा क्यू नहीं होगा, क्योंकि पूरा चार्ज अंदर नहीं होगा। जो आर, हमारे को इसमें चार्ज क्या लेना है, हमको इसमें चार्ज लेना है जो आर के अंदर हो, जो टोटल ए के अंदर चार्ज है वो तो क्यू है ना। इसका मतलब आर में होने वाला चार्ज उस पूरे क्यू से थोड़ा सा कम होगा, कितना कम होगा वो भी हम निकालेंगे मैथमेटिक्स के, तो उसको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करना हमको। आइए तो उसी को काम करते हैं। हमने पहले का यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा सॉरी रो हम दिखाते हैं यूनिफॉर्म, दैट इज क्यू बाय वी। वी आपको पता है 4/3 पाई ए क्यूब है, तो हमने क्यू से डिवाइड कर दिया, मेरे पास चार्ज डेंसिटी आ गई 3q/4 पाई ए क्यूब। अब Q1 में कह रहा हूं उस चार्ज को जो आर के अंदर है वो किसके बराबर होगा, रो इंटू V1। अब ये V1 क्या है, आर चार्ज का स्फीयर, आर वाला स्फीयर, छोटे आर वाला, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, आपने सिग्मा ऊपर निकाला था 3q/4 पाई ए क्यूब, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्यू कितना आया आप देख सकते हैं, अंदर आने वाला चार्ज हो गया QR³/A³। अब ये डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट विल बिकम द फ्लक्स के तरीके से, क्योंकि फ्लक्स ने यही बताया, तो हमने फाई निकाला, फाई कितना आया QR³/ε0A³, क्योंकि फ्लक्स किसके बराबर है, गॉस ने क्या बताया, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये किसके बराबर है, दिस वैल्यू इक्वल टू 5 विच वी हैव कैलकुलेटेड E इंटू 4πr²। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, कैपिटल Q इंटू R डिवाइड बाई 4πε0A³। इसका मतलब इस हिस्से पे इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू R। अभी तक हमने जो किया फिर याद कराऊं, पॉइंट चार्ज प्रोपोर्शनल टू 1/r², शॉर्ट डाइपोल 1/r³, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1/r, प्लेन शीट नॉट डिपेंडिंग ऑन आर। लेकिन यूनिफॉर्म अगर चार्ज स्फीयर है जिसका चार्ज टोटल क्यू है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू आर। ये सारी चीजें आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल तरीके से हम इसको यूज करेंगे और आगे चलेगा। क्लियर, तो ये थी डेरिवेशन हमारी गॉस लॉ पर बेस। अगली बार हम इसके ऊपर मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सर्टेन ग्राफिकल थिंग्स एक्सेट्रा समझेंगे, और इसका यूज फिर आएगा नेक्स्ट टॉपिक में कैपेसिटेंस वगैरह में या पोटेंशियल के बाद। सो ऑल राइट जेंटलमैन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।